मांस खाने की शौकीन छोटी बच्ची वापस आ गई है। गले लगाओ, गले लगाओ। छुटकी ने शिवाय को देखते ही झपट्टा मारा और तुरंत उसकी बाहों में कूद पड़ी। अपना छोटा सा सिर उसकी छाती में छिपा लिया। हैं, हैं, हैं। शिवाय ने उस छोटी बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसे न तो सींग दिखे और न ही पंख। यह बच्ची बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। यहां क्या हो रहा है? त्वचा और मांस को निखारने वाली और हड्डियों को मजबूत करने वाली दिव्य औषधि की 2 खुराक लेने के बाद उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन के साथ पूर्ण रूपांतरण हुआ, लेकिन छुटकी में कोई बदलाव नहीं आया। क्या यह उसकी औषधि की बर्बादी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, कुछ बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देते। उस छोटी बच्ची के शरीर में बहुत बड़े बदलाव हुए होंगे। सूंघो, सूंघो। छुटकी ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में अचानक भयंकर क्रोध झलक उठा। पलक झपकते ही वह शिवाय की बाहों से कूद गई और अपने जंगली रूप में लौट आई। पूरी ताकत से वह जमीन से उछल पड़ी। अरे बाप रे! शिवाय को तुरंत एहसास हुआ कि छुटकी ने दीक्षित बहनों की गंध सूंघ ली थी। ये बच्ची किसी जंगली जानवर जैसी है। उसकी नाक तो बेहद संवेदनशील है ही, साथ ही उसमें अपने इलाके को लेकर भी गहरी संवेदनशीलता है। अब जब 2 अजनबी उसके इलाके में घुस आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह बच्ची अपना उग्र रूप दिखाएगी। शिवाय तेजी से उसके पीछे भागा। टकराना। कुछ छलांगों के बाद छुटकी अपने कमरे में पहुंच गई। बिना सोचे समझे वह कमरे में घुस गई और आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। वह एक नन्ही बाघिन की तरह अंदर कूद गई। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। तू नीच है। तूने अपनी हवस भरी इच्छाओं को अभी तक नहीं छोड़ा। जब से नीतू ने शिवाय का ऊपरी शरीर देखा था, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि शिवाय हवस में बह गया है और उस पर जबरदस्ती करने आया है। वह तुरंत खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। टकराना। उसने छुटकी पर हथेली से प्रहार किया। हालांकि उसकी शक्ति पहले काफी कम हो गई थी, लेकिन कई दिनों के आराम के बाद उसकी शक्ति शरीर परिष्करण स्तर से भी अधिक होनी चाहिए थी। इस प्रहार से छुटकी तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ी। हालांकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति या बदमाश नहीं था, बल्कि एक युवा लड़की थी। धड़ाम से शिवाय भी अंदर आया और उसने दोनों हाथों से उस बाघिन लड़की को पकड़ लिया जो दूर जा गिरी थी। तुम घिनौने घिनौने बदमाश हो। शिवाय को देखकर नीतू चिल्लाई। खुद को रोक न पाने के कारण वह बड़बड़ाने लगी। शोर शराबे से स्वाभाविक रूप से प्रिया जाग गई और उसने कुछ भ्रमित होकर इधर उधर देखा। मारो, मारो। छुटकी शिवाय की बाहों में छटपटा रही थी, लेकिन अभी हुए हमले में उसे कोई चोट नहीं आई थी। शिवाय को राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक गलतफहमी थी। जिस कमरे में तुम ठहरे हो वह उस छोटी बच्ची का कमरा है। वह कुछ दिन पहले यहां नहीं थी और अभी अभी लौटी है। उसने देखा कि तुम उसके कमरे में हो और उसे लगा कि तुम दोनों दुश्मन हो, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई। मैं सिर्फ उत्साहित ही नहीं हूं, मैं तो पूरी तरह से भयभीत हूं। दीक्षित बहनों ने छुटकी के उग्र चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, लेकिन यह जगह शिवाय की है। वह जो कहता है वही होता है। हाँ, बहुत देर हो गई है। मैं अब आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। शिवाय हंसते हुए चला गया। हालांकि छुटकी ने जो दरवाजा तोड़ दिया था वह अब बंद नहीं हो सकता था। वह कल उससे निपटेगा। अपने बेडरूम में वापस आकर शिवाय ने छुटकी को बिस्तर पर दबा दिया और कहा, लड़की, वे दोनों लड़कियां अभी दोस्त हैं, उन पर हमला मत करो। छुटकी ने असंतुष्टि से मुंह फुला लिया। उसे अपने इलाके में दूसरे जीवों का होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शिवाय के कहने पर उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। हालांकि छोटी बच्ची तो अभी भी बच्ची ही थी और उसने अपनी नाराजगी जल्दी ही भुला दी। शिवाय की बाहों में सिमट गई और बोली, गले लगाओ, गले लगाओ। शिवाय दिल खोलकर हंसा और छुटकी की फिर से सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन उसे उसमें कोई असामान्य बदलाव नहीं मिला जो उसे बहुत अजीब लगा। गलत। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। छुटकी को पहले नीतू से एक बार झेलना पड़ा था, फिर भी वह बची रही।
छोटी बच्ची का शरीर काफी मजबूत हो गया था, लेकिन उसकी शक्ति का सटीक स्तर केवल उसकी प्रहार शक्ति को लगातार बढ़ाकर ही निर्धारित किया जा सकता था। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आकाश में रोशनी बढ़ने लगी। देखकर शिवाय ने सोने का इरादा छोड़ दिया और साधना शुरू करने का निर्णय लिया। वह बैठ गया, पंचतत्व दिव्य चरम तकनीक का अभ्यास किया और उसकी दिव्य स्तर की आध्यात्मिक जड़ थोड़ी सी कांप उठी और उसने तुरंत आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक भेल की तरह अवशोषित कर लिया जो अपने शिकार को निगल जाती है। अपनी हड्डियों, मांस और नसों को मजबूत करने के लिए दिव्य औषधि का सेवन करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति भी बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ मजबूत हो गई थी, बल्कि उसकी नसें अधिक शुद्ध हो गई थीं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से सुचारू हो गया था, जिसने उसकी साधना की गति को बढ़ाने में भी मदद की। बेशक इसका एक कारण यह भी है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है, अन्यथा इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बावजूद उसे ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित करने का समय न मिलने पर इसका क्या लाभ। अंततः उसने अपनी साधना को गति देने के लिए एक प्राचीन शुद्ध गोली का सेवन किया। थोड़ी देर देखने के बाद छुटकी ऊब गई, इसलिए उसने भी दूसरों की तरह पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गई। शिवाय को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि उसके बगल में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला एक और भंवर प्रकट हो गया था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा था और उसकी साधना की गति को तेजी से गिरा रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि छुटकी पालथी मारकर बैठी है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव हैं। उसका छोटा सा चेहरा गरिमापूर्ण प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसे पहले से ही यकीन था, फिर भी जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। छुटकी ने वास्तव में अपनी आध्यात्मिक जड़ों को जागृत कर लिया है और आधिकारिक तौर पर साधना के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। अविश्वसनीय। इस लड़की की उम्र कितनी है? आमतौर पर आध्यात्मिक जड़ें 11 या 12 वर्ष की आयु के आसपास जागृत होती हैं, शायद 1 या 2 साल पहले, लेकिन इस छोटी लड़की में ये 7 या 8 साल पहले ही जागृत हो गई। इसके अलावा अभी अभी प्राप्त हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्रता को देखते हुए छुटकी की आध्यात्मिक जड़ निश्चित रूप से दिव्य स्तर की है, वास्तव में उसके बराबर ही है। आपको यह जानना चाहिए कि उनकी आध्यात्मिक जड़ में सभी 5 तत्व मौजूद हैं, जो दिव्य स्तर की आध्यात्मिक जड़ों में शीर्ष स्थान रखती है। तो उस छोटी बच्ची की आध्यात्मिक जड़ क्या है? शिवाय ने अपनी दिव्य चेतना को अपनी आंखों पर केंद्रित किया और अपने पिछले जीवन की आत्मा शक्ति के एक अंश का उपयोग करते हुए छुटकी के ऊर्जा केंद्र को देखा। बहुत खूब। शिवाय को अचानक अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने हाथ उठाकर अपनी आंखें पोंछीं तो पाया कि उसके हाथ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह इतना सदमे में था कि उसने जो देखा था उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। क्या यह सच है? उसने छुटकी की आध्यात्मिक जड़ देखी, लेकिन क्या वह सचमुच एक आध्यात्मिक जड़ थी? शिवाय को यह अविश्वसनीय लगा और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जिससे उसे पसीना आने लगा। छुटकी के ऊर्जा केंद्र में वह आध्यात्मिक जड़ वास्तव में एक सोया हुआ व्यक्ति था। वह बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, जिससे उसकी खूबसूरती थोड़ी कम लग रही थी, फिर भी वह बेहद आकर्षक थी। उसके सामने अन्विका और प्रिया फीकी पड़ जाती थीं। बिल्कुल सही, यह अद्वितीय सुंदरता ही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, और उसकी दक्षता किसी भी तरह से उससे कम नहीं थी। शिवाय ने इससे पहले कभी ऐसी आध्यात्मिक जड़ नहीं देखी थी। यह तो सचमुच मानव रूप में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन यही वो बात नहीं थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी निगाहें इस अद्वितीय सुंदरता पर टिकाईं, उसने अपनी आंखें खोल दीं और एक भयानक जानलेवा इरादा उसकी दिव्य चेतना को भेदते हुए उसकी ओर बढ़ा। अगर ब्लैक टावर सही समय पर धीरे से कांप न जाता तो शायद उसकी आंखों से खून ही नहीं बहता, बल्कि उसकी दिव्य चेतना पूरी तरह नष्ट हो जाती। आत्मा ही व्यक्ति का मूल है। यदि चेतना नष्ट हो जाए
तो केवल एक खोखला शरीर ही शेष रह जाता है। अभी अभी शिवाय मौत के मुंह से बाल बाल बचा। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। शिवाय ने सिर हिलाया। अगर उसके अंदर भी कोई राक्षस छिपा न होता तो वह इस समय गंभीर मुसीबत में होता। निःसंदेह उस चमत्कारी दवा ने छुटकी में किसी प्रकार की क्षमता को जागृत कर दिया जो 4 या 5 साल बाद होनी चाहिए थी। शिवाय को तीव्र बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि छुटकी के शरीर में निहित आध्यात्मिक शक्ति और उसकी अद्वितीय सुंदरता स्वर्गलोक में मौजूद शक्तियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। अपने पिछले जीवन में स्वर्गलोक के 2 सबसे शक्तिशाली प्राणी, तलवार सम्राट और स्वर्गीय फीनिक्स देवी भी उस पर इतना दबाव नहीं डाल सकते थे। उसने सोचा कि भले ही वह स्वर्गीय लोक में वापस आ जाए, फिर भी वह ऐसी शक्ति के सामने शक्तिहीन होगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जीवन में ब्लैक टावर द्वारा उसका शरीर आसानी से चकनाचूर कर दिया गया था। यह निश्चित रूप से नश्वर जगत की शक्ति नहीं है। ब्लैक टावर पहले से ही काफी रहस्यमय था, जो उसके शरीर को अपना घर मानता था, लेकिन छुटकी उससे भी कहीं अधिक अद्भुत थी, जिसने एक प्रतीत होने वाले सर्वोच्च प्राणी को अपनी आध्यात्मिक जड़ में बदल दिया। वह शरीर परिष्करण क्षेत्र में बस एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन एक बार फिर सोचिए, क्या ये दोनों थोड़े बहुत एक जैसे नहीं दिखते? क्या वह अतुलनीय सुंदरता किसी सर्वोच्च खजाने का ही विकसित रूप हो सकती है? यदि वह इस स्तर तक पहुंच चुकी है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि वह एक पूर्णतः वास्तविक मानव रूप में परिवर्तित हो जाए। यह अविश्वसनीय है। शिवाय ने अपना हाथ माथे पर रखा। ये जीवन वाकई अजीब है। कुछ समय पहले ही उसने शून्य विदारक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को अनगिनत दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से घिरे हुए मरते देखा था। 9वें क्रम की कई आध्यात्मिक कलाकृतियां प्रकट हुईं, यहाँ तक कि एक दुष्ट दिव्य औषधि का जन्म हुआ और एक अजीब सी अग्नि उत्पन्न हुई। और अब छुटकी के शरीर के भीतर एक और ऐसा प्राणी विद्यमान है जो दिव्य लोक से परे है। उसके भीतर एक अद्वितीय ब्लैक टावर भी निवास करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शून्य भेदन क्षेत्र अचानक बेकार हो गया है। छुटकी में धैर्य की कमी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने साधना बंद कर दी और शिवाय को उसे देखते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर वह शिवाय की बाहों में कूद पड़ी। अपना पेट सहलाते हुए बोली, भूख लगी है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस लड़की ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम लगन से खेती करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अगर तुम ठीक से खेती नहीं करोगे तो तुम्हें खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा। शिवाय ने अपनी शर्तें रखीं। ओह, छुटकी ने मुंह फुला लिया। वह बहुत नाखुश लग रही थी। उसे साधना करना पसंद नहीं था। यह बहुत उबाऊ और थकाऊ था। शिवाय खाना बनाने के लिए रसोई की ओर भागा। अब जब खाने की शौकीन लड़की वापस आ गई थी तो यहां जमा हुआ खाने का ढेर शायद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इस बदलाव के बाद छुटकी की भूख में काफी सुधार होगा। वह मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था, लेकिन छुटकी की अचानक बढ़ी भूख ने उसे फिर भी चौंका दिया। मेरी भूख 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। सौभाग्य से अब मैं अमीर हूं और मैं तीसरे राजकुमार का भी फायदा उठा सकता हूं, वरना मैं सचमुच इस लड़की का खर्च नहीं उठा पाता। उसने अपना सिर हिलाया। खाना खाते खाते जुड़वां बहनें उठीं और रसोई में गईं। वे तुरंत चौंक गईं और उनके सुंदर चेहरे अनायास ही फड़कने लगे। क्या वह सचमुच एक छोटी बच्ची है? दोनों महिलाओं को देखते ही छुटकी ने तुरंत सुरक्षात्मक मुद्रा अपना ली और उन्हें घूरते हुए धीमी गुर्राहट निकाली। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रही हो, अगर तुमने हाथ बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी गर्दनें काट डालूंगी। तुम विकृत मानसिकता वाले हो। तुम सचमुच एक सनकी हो। नीतू का चेहरा पीला पड़ गया। एक लड़का एक छोटी बच्ची को अपने घर में रख रहा है। यह स्पष्ट रूप से कुछ बहुत गलत था। मैं विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बस एक बुरा इंसान हूं। शिवाय ने गोपाल के प्रसिद्ध कथन को थोड़ा बदल कर कहा, छोटी बच्ची, जल्दी इधर आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। नीतू ने छुटकी को हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन छुटकी ने इसे उकसावा समझा, इसलिए छोटी बच्ची मेज पर कूद गई, चारों हाथों पैरों के बल खड़ी हो गई और हमला करने के लिए तैयार हो गई। छोड़ो इन्हें, इनके बारे में चिंता मत करो।
शिवाय ने छुटकी को नीचे उतारा और मांस का एक टुकड़ा उस छोटी बच्ची के मुंह में ठूंस दिया, जिसे उसने तुरंत बड़े चाव से खा लिया। तुम किसे अज्ञानी कह रहे हो? नीतू ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। शिवाय ने बस हल्के से हंसते हुए कहा, आप यहां कई दिनों से आराम कर रहे हैं, है ना? क्या आपको कुछ किराया या कुछ और नहीं देना चाहिए? क्या तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए? नीतू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुम्हें कितना चाहिए? तो चलिए, इसी रकम से काम चला लेते हैं। हर व्यक्ति के लिए इतनी ही रकम। शिवाय ने एक उंगली उठाई। 10 लाख ताइल? नीतू ने फिर से चिढ़कर कहा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने हमारा पैसा ले लिया है, इसलिए हम आपके मालिक हैं और हमें आपसे कुछ काम करवाने का अधिकार है। छी, 10 लाख ताइल? शिवाय ने सिर हिलाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैंने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया तो तुम सब मर जाओगे। इसलिए हम अभी तुम्हारी कीमत की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है 10 लाख ताइल उचित है? खुद को बेचोगे? तुम खुद को बेच रहे हो? नीतू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत पूछा, कितने पैसे चाहिए? 10 मिलियन या 20,000? 10 मिलियन कहते ही वह चौंक गई। ऐसा नहीं है कि वे इतना पैसा कमा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, तो उनके पास इतनी बचत कहां से आएगी? तुम गलत हो। तुम दोनों जैसी खूबसूरत लड़कियों की कीमत कम से कम 100 मिलियन ताइल तो होगी ही, है ना? मेरे सामने संकोच मत करो, वरना मैं तुम्हें स्वर्ण मंडप भेजकर पूछूंगा कि जीवन प्रवाह क्षेत्र में 2 सुंदरियों का धंधा कितना चलता है। शिवाय काफी उत्साहित लग रहा था। नीतू ने पलकें झपकाईं। उसे लगा कि सहमत होना भी बुरा है और असहमत होना भी बुरा है। अगर वह मान जाती है तो उसे इतना पैसा कहां से मिलेगा? अगर वह नहीं मानती तो क्या यह खुद को अपमानित करने जैसा नहीं होगा? उसमें अनुकूलन क्षमता की कमी थी और वह तुरंत हकलाने लगी और असहाय सी दिखने लगी। भाई शिव, कृपया अपनी छोटी बहन को तंग मत करो। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अरे तुम बदमाश, तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। नीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ना समझ लड़की, शिवाय ने सिर हिलाया। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आना गुंडागर्दी की निशानी है। नीतू जानती थी कि वह उस घटना का जिक्र कर रहा है जब उसने कल रात दूसरे व्यक्ति को नहाते हुए छुपकर देखा था और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुंह बना लिया। वह कोई बदमाश तो नहीं थी। भला कौन सोच सकता था कि कोई आधी रात को रसोई में नहाएगा? क्या तुम सुअर के पैर धो रहे थे या सुअर की टांगें पका रहे थे? यह सोचकर वह अनजाने में एक अजीब सी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाई। इसे ही आध्यात्मिक विजय विधि के नाम से जाना जाता है। अब से तुम्हें दिन में 3 बार भोजन मिलेगा, शिवाय ने कहा। छुटकी को दोनों महिलाओं से झगड़ा न करने का निर्देश देने के बाद उसने उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वह मूल रूप से योगेश के स्थान पर जाना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि दूसरे पक्ष ने जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले ही एकांतवास शुरू कर दिया था, उसके पास योजना छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिवाय ध्यान करने के लिए थोड़ी दूर एक स्थान पर चले गए ताकि वे छोटी लड़की के बहुत करीब न जाएं और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा न करें, जिससे वे अपनी दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक जड़ के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल न हो। यह साधना सत्र आधे दिन तक चला और शिवाय के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब वह लगभग 5 या 6 दिनों में एक छोटा स्तर ऊपर उठ सकता था और जल्द ही वह लोकेश को एक बड़ा झटका दे सकता था। दोपहर के करीब अन्विका और प्रिया कुछ बड़ी खबर लेकर पहुंचे। सुबह सवेरे शाही अंगरक्षक लोकेश को गिरफ्तार करने के लिए टाइगर सन एकेडमी पहुंचे, लेकिन लोकेश ने उनका विरोध किया। घटना और भी गंभीर हो गई और मार्तंड भी चिंतित हो गए, जिन्होंने लोकेश का बचाव किया और शाही अंगरक्षकों को एकेडमी से बाहर खदेड़ दिया। शाही अंगरक्षक दल लोगों को गिरफ्तार करने आएंगे या तो तीसरे राजकुमार के आदेश पर या मैडम सुनैना की शिकायत के कारण। कल लोकेश ने उन दोनों को बहुत नाराज कर दिया था, लेकिन लोकेश ने गिरफ्तारी का विरोध करने का साहस दिखाया और यहां तक कि मार्तंड ने भी उसका साथ दिया।
यह सचमुच आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। लोकेश को इतना साहस कहां से मिला, और मार्तंड ने शाही परिवार के खिलाफ जाने की कीमत पर भी उसकी इतनी रक्षा क्यों की? लोकेश ने कुछ नहीं कहा और न ही मार्तंड ने। सभी केवल अनुमान लगा सकते थे। क्या लोकेश मार्तंड का नाजायज बेटा हो सकता है? महज आधे दिन में ही ऐसी अफवाहें एकेडमी में आग की तरह फैल गईं। इसके बाद रमन ने शिवाय के हमेशा के कुकर्मों के सबूत इकट्ठा करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया और ऐसे सबूत प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारी इनाम देने की पेशकश की। अन्विका और प्रियांशी को पिछली रात हुई घटना की जानकारी नहीं थी और वे दोनों ही हैरान और गुस्से में थे। क्या ये रमन एक तिलचट्टा है? ये साफ तौर पर किसी काम का नहीं है, फिर भी ये तेंदुए की तरह उछल कूद करता रहता है। शिवाय अवाक रह गया। उसे एकेडमी से निकाल दिया गया था, लेकिन पलक झपकते ही उसे वापस बुला लिया गया। ये तो लोकेश की वजह से है। अन्विका ने सिर हिलाया। ये लड़का किसकी चापलूसी कर रहा है कि बूढ़ा भी इसकी इस तरह रक्षा कर रहा है? शिवाय ने हैरानी से पूछा। एक नाजायज बच्चे को भी इस तरह लाड प्यार नहीं मिलता। अन्विका और प्रियांशी दोनों ने आंखें घुमाई। केवल शिवाय ही दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ से इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कर सकता था। अब जब रमन कह रहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा, तो साफ है कि वह तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहा है, प्रियांशी ने कहा। रमन कोई सरकारी अधिकारी नहीं है और उसके द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। वह सिर्फ शिवाय को परेशान करने और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। शिवाय ने अपनी नाक रगड़ी। उसने कहा, लगता है लोकेश मुझे बहुत सम्मान की नजर से देखता है। वह न केवल मुझे मारना चाहता है, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा को भी बर्बाद करना चाहता है। अन्विका और प्रियांशी दोनों ने भौहें चढ़ाईं। अब जब मार्तंड लोकेश की रक्षा कर रहा था, तो वर्षा सम्राट को भी उसे कुछ सम्मान देना ही पड़ा। इसलिए जब तक लोकेश खुलेआम शाही कानूनों का उल्लंघन नहीं करता, जैसे कि राजधानी में किसी की हत्या करना, तब तक वह तानाशाही कर सकता था। दरअसल शिवाय भी यह कर सकता था। उसके पीछे 2 दिग्गज रसायन शास्त्री खड़े थे, इसलिए वह लोकेश से कहीं अधिक आत्मविश्वासी था। हालांकि यह स्पष्ट है कि मार्तंड लोकेश की निर्भरता का स्रोत नहीं है। लोकेश की निर्भरता यह वर्षा राज्य के बाहर होना चाहिए, शिवाय ने निष्कर्ष निकाला। दूसरे पक्ष ने शेखी बघारते हुए 3 महीने बाद शिवाय को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी भी दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह वर्षा सम्राट का सम्मान भी नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि वर्षा राज्य में खिलते फूलों के क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। चूंकि लोकेश वर्षा राज्य के शाही परिवार को भी चुनौती दे सकता है, इसका अर्थ है कि उसके पीछे की शक्ति कम से कम खिलते फूलों के क्षेत्र के स्तर की होनी चाहिए। वर्षा राज्य में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। शिवाय ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या उसे प्रीफेक्चर स्तर के फार्मासिस्ट के रूप में प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति में उच्च कोटि के पृथ्वी श्रेणी के रसायनज्ञ की आभा होती, तो वह नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी अत्यंत सम्मान करता। खिलते फूल क्षेत्र के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वर्षा राज्य द्वारा प्रमाणित सर्वोच्च कोटि उच्च श्रेणी के गहन रसायनज्ञ की थी। चूंकि उच्च कोटि के रसायनज्ञ थे ही नहीं, इसलिए कोई गवाह भी नहीं था। अभी के लिए एक उच्च श्रेणी का गहन स्तरीय रसायनज्ञ ही काफी है। मुझे विश्वास है कि खिलते फूल क्षेत्र के लोगों को भी मुझे कुछ सम्मान देना ही पड़ेगा, शिवाय ने मन ही मन सोचा। अगर उसके पास रसायनज्ञ की आभा हो जो उसकी रक्षा करे, तो कम से कम कोई भी खुलेआम उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस जीवन में हालांकि मैं फिर से रसायन विद्या के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। मैं बहुत ही दिखावटी हूं। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में रहते हुए मुझे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसने आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखी। अपने पिछले जीवन में वह दिव्य लोक का विशेषज्ञ था। अपने अंतिम समय में उसने कई खतरनाक प्राचीन खंडहरों में यात्रा की, और जिन खतरों का उसने सामना किया वे इस जीवन की तुलना में 100 गुना अधिक गंभीर थे। लेकिन फिर भी
वह बच निकला। लोकेश के विकास पथ में आए कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव ही उसके लिए काफी थे। अब शिवाय को जिन बातों की चिंता है वे हैं, पहली, रहस्यमय ब्लैक टावर। दूसरी, छुटकी के ऊर्जा केंद्र में मौजूद आध्यात्मिक जड़ जो अद्वितीय सुंदरता में परिवर्तित हो गई है और अपनी आंखें भी खोल सकती है। और तीसरी, उसके 4 शिष्यों का भाग्य। वह रमण बहुत ही नीच है, वह स्पष्ट रूप से एक खलनायक है। मैं गुरुजी से हस्तक्षेप करने और उसे फिर से निष्कासित करने के लिए कहूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि गुरुजी मार्तंड उसे मार्शल एकेडमी में प्रवेश देना जारी रखेंगे, प्रियांशी ने आक्रोश से कहा। शिवाय दिल खोलकर हंसा और बोला, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों भाई क्या क्या करतब दिखाएंगे। अगर लोकेश उसे मारना चाहता है तो उसे विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद लोकेश और उसके भाई दोनों की तलवारों से उसकी जान ले ली जाएगी। सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं बल्कि कपिल, जिसने अग्निहोत्री परिवार में हत्याओं का सिलसिला चलाया था, उसे भला कैसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा चंद्रकांत भी हैं। अब इस बूढ़े आदमी की सफाई करने का समय आ गया है। शिवाय ने अन्विका की ओर देखकर पूछा, चंद्र परिवार किस तरह का व्यवसाय करता है? कपड़े, अन्विका ने तुरंत जवाब दिया। जाहिर तौर पर उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उसे चंद्रकांत से पहले निपटने में असमर्थ होने का पछतावा हो रहा था। मेरी एक मदद करो, चंद्र परिवार की सभी दुकानों के बगल में एक कपड़ों की दुकान खोलो और उनके कपड़े लागत मूल्य से 10% कम पर बेचो। शिवाय ने एक चांदी का नोट निकालते हुए और दूसरे पक्ष को देते हुए कहा। अन्विका शिवाय का इरादा तुरंत समझ गई। चंद्र परिवार को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। चंद्रकांत की बार बार सफलता का कारण चंद्र परिवार की संपत्ति थी, जिसकी बदौलत वह अर्थ वाटर गैंग को लोगों का अपहरण करने के लिए काम पर रख पाता था। वित्तीय संसाधनों के अभाव में सन परिवार केवल उसकी जान बचाने में ही सक्षम था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, उसने सिर हिलाया। लेकिन यह एक अथाह खाई हो सकती है। क्या आप वाकई इसी तरह आगे बढ़ना चाहती हैं? शिवाय मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, पैसे की कोई समस्या नहीं है। एक उच्च कोटि के रसायनज्ञ के लिए पैसा कोई समस्या नहीं है। उसे बस कुछ उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय गोलियां बनानी होती हैं और उसकी मांग निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अन्विका को राहत मिली। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने हवा को सूंघा और कहा, यहां से औरत जैसी गंध क्यों आ रही है? ओह, उन्होंने 2 बेघर लड़कियों को शरण दी है, शिवाय ने लापरवाही से कहा। अन्विका और प्रियांशी ने एक दूसरे को देखा। दोनों में सतर्कता झलक रही थी। वे कहां हैं? दोनों महिलाओं ने एक साथ पूछा। अरे, ये दोनों इतने एक जैसे कब हो गए? नमस्कार देवियों। जुड़वां बहनें कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलीं। चारों सुंदरियों के एक साथ इकट्ठा होने से कमरा और भी रोशन हो गया। चारों लड़कियां बातें करती रहीं। शिवाय बहुत ऊब गया था, इसलिए वह बाहर चला गया। तभी अचानक छुटकी कहीं से प्रकट हुई और उससे चिपक गई। बंदर की तरह आगे पीछे झूलने लगी। खेलो खेलो, छोटी बच्ची ने शिवाय की बांह हिलाई। उसके चेहरे पर विनती के भाव थे। ठीक है, चलो कुछ मजा करते हैं। शिवाय जोर से हंसा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा और जाने ही वाला था कि एक युवक उसके पास आया और उसे देखकर झुककर बोला, अरिहंत, गुरुजी को प्रणाम। शिवाय ने उस पर एक नजर डाली, फिर थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र का 8वां स्तर। आपकी साधना की प्रगति काफी धीमी है। अरिहंत का चेहरा अनायास ही हिल गया। महज 10 दिनों में वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें स्तर के अंतिम चरण से छलांग लगाकर शिखर पर पहुंच गया और सफलतापूर्वक 8वें स्तर को पार कर गया। इससे वह बेहद खुश हुआ और उसे शिवाय की बात पर पूरा यकीन हो गया कि वह सचमुच 6 महीने के भीतर नकुल को पीछे छोड़ सकता है। उसे शक्ति की तीव्र इच्छा थी, आंशिक रूप से अपनी प्रेमिका का बदला लेने के लिए और आंशिक रूप से इसलिए कि सत्ता की लालसा हर मार्शल आर्टिस्ट के खून और हड्डियों में बसी होती है। इसलिए ची गैदरिंग दायरे के 8वें स्तर को पार करते ही वह शिवाय से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती।
लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए शिवाय ने वास्तव में शिकायत की कि वह बहुत धीमा था। आह, तुम्हारे पास सिल्वर मून फिजिक है। अगर यह रजत चंद्र टेक्निक का तुम्हारा पहला अभ्यास है तो तुम्हें रक्त ऊर्जा का ऐसा विस्फोट अनुभव होना चाहिए था जिससे तुम्हारी साधना का स्तर तेजी से बढ़ता, लेकिन तुम बस इतना ही कर पाए। लगता है तुम्हारा रक्त शुद्ध नहीं है। शिवाय ने कुछ निराशा के साथ सिर हिलाया। फिर से सोचने पर यह वास्तव में काफी सामान्य लगता है। आखिरकार रजत चंद्र वंश के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, इसलिए अरिहंत का वंश निश्चित रूप से बहुत शुद्ध नहीं है। यह वंश के उलटफेर का एक आकस्मिक मामला भी हो सकता है। यह भी संभव है कि उसके माता पिता का शारीरिक गठन सामान्य हो। इसे लो, 1 महीने के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करो, वरना तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवाय ने 10 प्राचीन किंग गोलियों से भरी एक बोतल फेंक दी। 1 महीने के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करना। अरिहंत चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसे पूरा भरोसा था कि वह 1 महीने में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच सकता है, या यहां तक कि 9वें स्तर के शिखर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जीवन प्रवाह क्षेत्र के झरने तक पहुंचना, इसके लिए ऊर्जा कोर को ऊर्जा शक्ति के एक प्रचंड झरने में बदलना होगा, जिसमें इस क्षेत्र की समझ शामिल है। 1 महीने की बात तो छोड़िए, इसमें 3, 5 या यहां तक कि 8 या 10 साल भी लग सकते हैं। जरा सोचिए, टाइगर सन एकेडमी में कितने शिष्य हैं, लेकिन उनमें से कितने जीवन प्रवाह क्षेत्र में हैं? वहां 100 से भी कम लोग थे, और उनमें से अधिकांश की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, लेकिन वह 1 महीने के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। क्या वह दूसरे पक्ष का अधीनस्थ बनने के भी योग्य नहीं था? अरिहंत के मन में तीव्र आक्रोश उमड़ आया। अगर कोई और होता तो भागने का यह मौका पाकर वह बहुत खुश होता, लेकिन वह अपने वचन का पक्का था और उसमें स्वाभिमान की प्रबल भावना थी। अगर उसे अधीनस्थ होने के बावजूद भी तिरस्कृत किया जाता है तो वह फिर कभी कैसे गर्व से सिर ऊंचा कर पाएगा? ठीक है, मैं 1 महीने के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में अवश्य प्रवेश कर लूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। जाओ, शिवाय ने हाथ हिलाया। अरिहंत मुड़ा और चला गया। शिवाय मुस्कुराया। अपनी गोलियों और पहले मिले प्रोत्साहन के साथ रजत चंद्र वंश का यह भोला भाला लड़का 1 महीने के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा, है ना? खेलो खेलो, छुटकी ने बहुत नाराज होकर उसका हाथ हिलाया। ठीक है, चलो कुछ मजे करते हैं। शिवाय छुटकी को लेकर राजधानी घूमने निकल पड़ा। उसके बाद वे स्वर्ण मंडप गए। तुम यहां क्यों हो? नौकर द्वारा उसके आने की सूचना देने के बाद मीना तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। शिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें पीटा गया था या डांटा गया था और तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मारपीट तो तुम्हारी हुई है, मीना ने शिवाय के उदासीन रवैये से चिढ़कर कहा। हालांकि उसे कामुक निगाहों से घूरा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बेहद खूबसूरत महिला होने के नाते उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी नहीं थी। शिवाय उसे ऐसे देख रहा था मानो वह हवा हो, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस युवक को देखते ही उसका मन दांत पीसने को कर रहा था। ये लो, ये वही हैंगवू गोली है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार करने का वादा किया था, इसे ले लो। शिवाय ने एक जेड की बोतल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। यह तो पहले ही पूरा हो गया, मीना ने अपना गुस्सा भूलकर तुरंत खुशी से कहा। इस स्तर की गोली के लिए क्या हमें इसे परिष्कृत करना शुरू करने से पहले कई दिनों तक तैयारी करने की वास्तव में आवश्यकता है? शिवाय ने उपहास व्यक्त किया। मीना को शक होने लगा। यहां तक कि रसायन शास्त्र के 2 दिग्गज भास्कर और वृषभान भी हेंगवू गोली को देखकर सिर हिला चुके थे, फिर भी शिवाय ने इसे महज 1 रात में लाकर दे दिया। क्या यह कोई धोखा हो सकता है? तुम्हारे जैसे बदतमीज बच्चे से बात करने में मुझे आलस आ रहा है। मैडम सुनैना को गोलियां दे दो, मैं जा रही हूं। शिवाय ने छुटकी को गोद में उठा लिया, जो बहुत खेल रही थी और अब सो रही थी। सुनहरे बालों वाली एक युवती, मीना लगभग शैतान औरत में बदल गई और उस पर झपट पड़ी। ये लड़का जरूर अंधा है। क्या उसे अपना आकर्षक शरीर और सुडौल आकृति दिखाई नहीं देती?
क्या तुमने कभी किसी गोरी लड़की को इतनी उभरी हुई छाती या इतने आकर्षक नितंबों के साथ देखा है? तुम ही तो नौसिखिया हो, उसने पलटवार किया। अलविदा तुम छोटे बदमाश। शिवाय ने हाथ हिलाया और तेजी से चली गई। उफ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मीना गुस्से में पैर पटकने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मन ही मन कहा, सच हो या झूठ, मुझे पहले मैडम को दिखाना होगा। वह जल्दी से स्वर्ण मंडप के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित एकांत आंगन में चली गई, जहां मैडम सुनैना अक्सर खाली समय में आती थीं। महोदया, वह आंगन में दाखिल हुई और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। मैडम सुनैना की आवाज अंदर से आई, जो कुछ थकी हुई और कमजोर लग रही थी। मीना ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि यह एक शयन कक्ष था। मैडम सुनैना पलंग के किनारे बैठी थीं और पलंग पर लगभग 15 या 16 वर्ष का एक सुंदर युवक लेटा हुआ था। वह देखने में मैडम सुनैना से हूबहू मिलता जुलता था। महोदया, शिवाय थोड़ी देर पहले आया था और हेंगवू की गोली लेकर आया था, मीना ने धीमी आवाज में कहा, यह जानते हुए कि वह चाहे जितनी जोर से बोले, सो रहे लड़के को जगा नहीं पाएगी। क्या? मैडम सुनैना अचानक खड़ी हो गईं। उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। यह शिवाय द्वारा भेजी गई हेंगवू की गोली है। मीना ने शिवाय द्वारा दी गई गोली की बोतल निकाली। हालांकि उसे दवा की प्रामाणिकता पर संदेह था, उसने कुछ नहीं कहा और फैसला मैडम सुनैना पर छोड़ दिया। मैडम सुनैना ने हाथ बढ़ाकर औषधि की बोतल उठा ली। वह इतनी उत्साहित थीं कि उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। पिछली रात उन्होंने सिर्फ उम्मीद देखी थी और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज वह हकीकत बन जाएगी। वह इस संभावना से अनजान नहीं थी कि यह नकली दवा हो सकती है, लेकिन अत्यधिक उम्मीद के कारण उसने जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जेड की बोतल खोलने पर उसके अंदर केवल 3 लाल पीली गोलियां मिलती हैं, जिनकी गंध मीठी और कड़वी होती है। रंग और गंध बिल्कुल वैसी ही है जैसा लॉर्ड यांग जून ने बताया था। वह और भी उत्साहित हो गई। बिस्तर पर सो रहे लड़के की तरफ देखा। दांत पीसते हुए बोली, मीना, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। यह जानते हुए कि मैडम सुनैना ने अपना मन बना लिया है, मीना ने जल्दी से एक गिलास पानी भरा और उसे अपने हाथ में ले लिया। मैडम सुनैना ने लड़के के दांत खोलकर उसमें एक हेंगवू गोली डाली, जबकि मीना कप को पास लाकर उसे झुका दिया, जिससे गोली पानी के साथ लड़के के शरीर में चली गई। दोनों लड़कियां तनाव भरी निगाहों से लड़के को देख रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के की पलक फड़क उठी। मीना, क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? मैडम सुनैना ने कांपती हुई आवाज में कहा। जी मैडम, मैंने देखा। मीना ने जल्दी से सिर हिलाया। 10 साल, 10 साल। मैडम सुनैना रो पड़ी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तियानर आखिरकार जाग सकती है। बधाई हो महोदया, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि सीनियर ब्रदर लोकेश स्वामी मार्तंड के नाजायज बेटे हैं? टाइगर सन एकेडमी के लड़कियों के छात्रावास में चेहरे पर झाइयों वाली एक लड़की ने गपशप भरे भाव से 3 अन्य लड़कियों से पूछा। अगर शिवाय वहां मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि उन महिलाओं में से एक रवीना थी। मुझे लगता है ऐसा ही है, वरना बड़े लोग उसकी इतनी रक्षा क्यों करते? यह तो शाही परिवार के खिलाफ जाना होगा, 2 चोटियों वाली एक लड़की ने कहा। जरूरी नहीं, शायद यह किसी नाजायज बच्चे का नाजायज बच्चा हो, हरे रंग की पोशाक पहने एक अन्य लड़की ने कहा। रवीना चुप रही। सीमांत अकादमी में वह सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी, जिस पर उसे बहुत गर्व था, लेकिन टाइगर सन अकादमी में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक कुएं की मेंढक है। यहां कोई भी प्रतिभाशाली छात्र उससे कमतर नहीं था और उनमें से अधिकतर तो उससे भी अधिक प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा अपनी साधारण पृष्ठभूमि को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह कुलीनों से भरी इस अकादमी में और भी हीन महसूस करती थी, और 1 महीने से भी कम समय में उसका सारा अहंकार दूर हो गया था। बड़े भाई लोकेश को शिवाय नाम के उस आदमी से क्या दुश्मनी है? उसने तो अपने छोटे भाई से अपने बुरे कामों की जानकारी इकट्ठा करवाई और उससे इनाम भी दिया। छोटी वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर रवीना की आंखें अचानक चमक उठीं। छोटी बहन रवीना, आप श्रीराम शहर से हैं। बड़े भाई लोकेश
और वो शिवाय भी श्रीराम शहर से हैं। क्या आपको पता है कि अतीत में उनके बीच क्या दुश्मनी थी? झाइयों वाली लड़की को अचानक कुछ याद आया और उसने रवीना से पूछा। रवीना का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, शिवाय एक अज्ञानी, नीच और घटिया नौकर है। क्या आप जानते हैं कि वह अकादमी में कैसे दाखिल हुआ? मुझे नहीं पता। तीनों महिलाओं ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने अपने पिता से विनती की और इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। रवीना ने ताना मारा, क्या क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति है? तीनों महिलाओं ने आश्चर्य से कहा, बिल्कुल। रवीना ने शिवाय पर जोरदार हमला किया। क्या तुमने कभी डार्क डेमन फॉरेस्ट के बारे में सुना है? जी हां, मैंने इसके बारे में सुना है। यह बेहद खतरनाक जगह है। दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। तीनों महिलाओं ने एक साथ सिर हिलाया। मैंने सुना है कि 100 साल से भी अधिक समय पहले अकादमी के एक ऋषि ने अंधकारमय दानव वन में प्रवेश किया था और वहां एक अमूल्य खजाना खो दिया था। इसलिए शिवाय के पिता ने अकादमी के साथ एक समझौता किया। वे अंधकारमय दानव वन में जाकर खजाना वापस लाएंगे और शिवाय को टाइगर सन अकादमी में प्रवेश मिल जाएगा। रवीना ने कहा, वह व्यक्ति कितना दुष्ट है, कितना अनादरपूर्ण व्यवहार है। तीनों झाइयों वाली लड़कियों ने सिर हिलाया। यह आदमी बिल्कुल घटिया है। उसने अपने पिता को इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर किया सिर्फ इसलिए ताकि वह अकादमी में दाखिला ले सके। रवीना ने ताना मारा, अफवाहों का हमेशा बाजार होता है। कुछ ही दिनों में शिवाय एक ऐसा चूहा बन जाएगा जिसे हर कोई मारना चाहेगा। सगाई के बाद से ही वह शिवाय से नफरत करती थी, लेकिन शिवाय के सत्ता में आने के बाद उसकी नफरत आक्रोश में बदल गई। वह पीठ पीछे इस बात के लिए उपहास सहने से बिल्कुल इनकार कर रही थी कि उसने एक अच्छे पति को खो दिया, इसलिए उसने शिवाय की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। शिवाय ने तेजी से प्रगति की और महज 4 दिनों के बाद उन्होंने ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 7वें स्तर को पार कर लिया। लेकिन वह सबसे तेज नहीं था। एक और आदमी था जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था, छुटकी। उस नन्ही बच्ची की आध्यात्मिक उत्पत्ति न केवल अविश्वसनीय रूप से विचित्र थी, बल्कि उसमें शिवाय के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता भी थी। इसके अलावा अंडे से निकलने के बाद उसने रहस्यमय तरीके से एक साधना तकनीक हासिल कर ली। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी गति किसी दिव्य स्तर की आध्यात्मिक उत्पत्ति के अनुरूप थी। इस लिहाज से देखा जाए तो वह शिवाय से धीमी नहीं है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी खाना खा सकती है। आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने के बाद भी भोजन को मौलिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की उसकी क्षमता समाप्त नहीं हुई, बल्कि और भी प्रबल हो गई। इसलिए मात्र 5 दिनों में ही उस नन्ही बच्ची ने शरीर शोधन के 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया। यह सिर्फ इस बात का सवाल है कि क्या उच्चतर क्षेत्र की बाधा उसे कुछ समय के लिए रोक सकती है, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों की समझ शामिल है और केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। एक दिन बीत गया और छुटकी ने चुपचाप पानी पीने की सहजता से ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में कदम रखा। शिवाय अवाक रह गया। क्या छुटकी भी किसी शक्तिशाली प्राणी का पुनर्जन्म थी? यह असंभव नहीं था। उस नन्ही बच्ची के ऊर्जा केंद्र में निहित आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही विचित्र थी। वह न केवल अद्वितीय सुंदरता में परिवर्तित हो गई, बल्कि अपनी आंखें खोलकर लगभग उसकी आत्मा को भेद भी सकती थी। ल्यू बहनों की नजर में वे दोनों व्यक्ति, एक बड़ा और एक छोटा, निस्संदेह राक्षस थे। उन्होंने देखा था कि कुछ ही दिनों में उनकी साधना का स्तर कितनी तेजी से बढ़ गया था, जिससे उन्हें एक अवास्तविक सा एहसास हो रहा था। वास्तव में उनकी साधना का स्तर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने पतझड़ पुष्प महल के सभी संसाधनों का उपयोग करके यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे वे 20 वर्ष की आयु से पहले ही उन्नत जीवन प्रवाह क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। इसके बाद उन्हें अपने स्वयं के प्रयासों
और प्रतिभा पर निर्भर रहना होगा। लेकिन इन दो प्राणियों की सरासर बेतुकी स्थिति को देखते हुए, जिनमें से एक बड़ा और एक छोटा है, यह तथ्य कि वे इस तरह से अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, वास्तव में भयावह है। शिवाय चुटकी की तकनीक सीखना चाहती थी, लेकिन छोटी बच्ची इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाई। उसने बस इतना कहा कि यह तकनीक उसकी सहज प्रवृत्ति लगती है और इसे समझने या वर्णन करने की आवश्यकता के बिना यह स्वाभाविक रूप से काम करती है। दूसरी ओर रवीना की वजह से शिवाय की छवि दुष्ट पुत्र के रूप में पूरे अकादमी में फैल गई। सभी का मानना था कि शिवाय ने अपने पिता को अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर किया था और वे उससे घृणा करने से खुद को रोक नहीं पाए। परिणाम स्वरूप रमन एक नेक इंसान बन गया और यहां तक कि उत्कर्ष की हालिया बर्खास्तगी का मुद्दा भी फिर से उठाया गया और मामले की फिर से जांच करने के सुझाव दिए गए, शायद इसीलिए कि उत्कर्ष के साथ अन्याय हुआ था। अब हम क्या करेंगे? सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। अन्विका पास आकर गुस्से से दांत पीसते हुए उस अफवाह के बारे में बोली। श्रीराम शहर से आने वाला हर कोई जानता था कि शिवाय ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतकर अकादमी में प्रवेश लिया था, लेकिन अब इतनी सारी अफवाहों के बीच किसी को भी इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। निर्दोष लोग निर्दोष होते हैं, दूसरों को गपशप करने दो। अगर किसी ने मुझे कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं उनके सारे दांत तोड़ दूंगा, शिवाय ने बेपरवाही से कहा। एक पूर्व दिव्य लोक विशेषज्ञ होने के नाते उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। जब वह अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है तो वह स्वाभाविक रूप से सभी अफवाहों को दबा सकता है। खटखट खटखट खटखट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा बंद न होने के कारण एक खूबसूरत चेहरा अंदर झांका और पूछा, क्या युवा स्वामी शिव यहां हैं? अन्विका ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। शिवाय की किस्मत महिलाओं के मामले में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। वह राजधानी में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी वह इतनी खूबसूरत महिलाओं से मिल चुका था। शिवाय ने भी उस पर एक नजर डाली और हंसे बिना नहीं रह सकी। छोटे बदमाश, मुझसे क्या चाहते हो? वह खूबसूरत महिला मीना थी। पहले तो वह अच्छे मूड में थी, लेकिन शिवाय की बातें सुनकर वह तुरंत गुस्से में आ गई। उसने चिढ़कर कहा, मैडम सुनैना आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए स्वर्ण मंडप में आमंत्रित करती हैं। ओह, कब? शिवाय ने पूछा। अगर युवा स्वामी शिव के पास आज कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है तो चलिए इसे आज रात ही कर लेते हैं। ठीक है, शिवाय ने सिर हिलाया। वह सचमुच ठीक था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अन्विका ने तुरंत कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वर्ण मंडप पुरुषों के लिए अय्याशी का अड्डा था। भला वह वहां कैसे सहज महसूस कर सकती थी? फिर मीना ने अन्विका की ओर देखा, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और कहा, तो आप दीक्षित परिवार की कुलीन महिला हैं। मीना ने असभ्यता दिखाई है। अन्विका थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि वह मीना को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी राय में स्वर्ण मंडप की महिला स्वभाव से ही गंदी होती है और वह उसे जानना नहीं चाहती थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष शिवाय को भी उस तरह की जगह पर घसीटने की कोशिश कर रहा था जिससे मीना के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। इसलिए उसने बिना एक भी विनम्र शब्द कहे केवल संयम से सिर हिलाया। मीना के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह मैडम सुनैना की गोद ली हुई बेटी थी और उसे मेहमानों का सत्कार नहीं करना पड़ता था, इसलिए वह आत्मसम्मान का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन अन्विका जैसी कुलीन महिला की नजरों में उसका भाग्य एक वेश्यालय से आना ही था, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैडम सुनैना ने निर्देश दिया है कि केवल युवा स्वामी शिव को ही आमंत्रित किया गया है। उसने अन्विका का सीधे सामना नहीं किया, बल्कि मैडम सुनैना के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। चुटकी भी जाना चाहती है। छुटकी दौड़कर बाहर आई और शिवाय की बाह से लिपट गई। बड़ी प्यारी और नखरीली अदाएं दिखा रही थीं। हाँ, हम सब जा रहे हैं, अन्विका ने जोर देकर कहा।
चुटकी की मौजूदगी में आमतौर पर इतना साहसी रहने वाला शिवाय भी संयमित रहने को मजबूर था। दोनों को साथ जाने दो। शिवाय ने चुटकी को गोद में उठा लिया। बड़ी वाली तो आज्ञाकारी है, लेकिन छोटी वाली को तो मैं संभाल ही नहीं सकती। हे छुटकी की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाई, मांस मांस मांस। चुटकी जाए या न जाए, मीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अन्विका से नाराजगी थी, लेकिन चूंकि शिवाय पहले ही ऐसा कह चुकी थी, इसलिए वह बस इतना ही कह सकी, तो कृपया आज रात स्वर्ण मंडप में बातचीत के लिए आइए। मीना अब चलती हैं। उसके जाने के बाद अन्विका के चेहरे के भाव में कुछ सुधार आया। शिवाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, मेरी छोटी नौकरानी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? कौन कौन जल रहा है? अन्विका का सुंदर चेहरा चमक उठा, दमकता हुआ और मोहक लग रहा था। शिवाय दिल खोलकर हंसी, फिर उसने विषय बदलते हुए पूछा, कपड़ों की दुकान में कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। हमने चंद्र परिवार का सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन चंद्र परिवार चुप नहीं बैठेगा। वे या तो कीमतों की होड़ शुरू कर देंगे या फिर हमारे दुकानों में गड़बड़ी फैलाने के लिए लोगों को भेजेंगे। अन्विका ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। आखिर उन दुकानों पर दीक्षित परिवार का नाम तो नहीं था। शिवाय मुस्कुराया और बोला, अगर यह कीमत की होड़ है तो कोई बात नहीं। मैं तो पैसे कमाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। अगर वे गड़बड़ी फैलाने के लिए लोगों को भेजने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आकर कार्रवाई करने का पूरा मौका मिल जाएगा। अन्विका को अचानक एहसास हुआ, दरअसल अपनी ही दुकान में तोड़फोड़ होने के कारण मालिक होने के नाते शिवाय के पास हस्तक्षेप करने का स्वाभाविक रूप से हर कारण था। हालांकि चंद्र परिवार शायद खुद ऐसा नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय पृथ्वी जल संप्रदाय के लोगों को काम पर रखेगा। पृथ्वी जल संप्रदाय? शिवाय की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। यह गिरोह एक छोटी बच्ची का अपहरण करने में भी सक्षम था। इसकी क्रूरता स्पष्ट थी। उसने पहले ही इसे खत्म करने का विचार कर लिया था। मेरा अनुमान है कि चंद्र परिवार शुरू में हिंसा का सहारा नहीं लेगा। इसके बजाय वे हमें पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए कीमतों की होड़ में उतरेंगे। इस दौरान मैं पहले पृथ्वी जल संप्रदाय से निपट लूंगा। अन्विका ने चिंता भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, पृथ्वी जल संप्रदाय 8 महान परिवारों के साथ मिली भगत कर रहा है। यदि आप पृथ्वी जल संप्रदाय के विरुद्ध कोई कदम उठाते हैं तो इससे 8 महान परिवारों का हस्तक्षेप हो सकता है। शिवाय बेहद नाराज था। अपने पिछले जीवन में वह कभी इतना विवश नहीं हुआ था, लेकिन अब केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र की शक्ति के साथ वह वर्षा साम्राज्य जैसे छोटे से स्थान पर भी प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता था। पहले स्वर्गीय औषधि मंडप चलते हैं। आजकल पैसा पानी की तरह बह रहा है, मुझे कुछ कमाना होगा। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं स्वर्गीय औषधि मंडप में पैसे कैसे कमा सकता हूं? अन्विका के चेहरे पर अजीब भाव थे। हर कोई स्वर्गिक औषधि मंडप जाने के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन इस आदमी में तो इससे पैसे कमाने की भी हिम्मत थी। लेकिन फिर उसने शिवाय के भयानक रसायन विद्या कौशल के बारे में सोचा और सब कुछ उसे समझ में आ गया। चलो चलते हैं, क्योंकि आज रात कोई हमें दावत दे रहा है तो दोपहर का खाना भी बाहर ही खा लेते हैं। शिवाय चुटकी को गोद में उठाकर दरवाजे से बाहर ले गया। अंदर वे दोनों कहाँ हैं? अन्विका ने दीक्षित बहनों का जिक्र करते हुए पूछा। अरे, आपने उन्हें अपने घर में रख लिया, यह तो काफी है। आप मुझसे दिन में 3 बार उनके खाने का ख्याल रखने की उम्मीद क्यों करते हैं? आप खुद उनके लिए खाना बना लीजिए, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्विका के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। साफ था कि शिवाय को दीक्षित बहनों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वरना वह ऐसा व्यवहार न करता। इस बात का पता चलने पर वह बहुत खुश हुई और उसे खुद भी यह अजीब लगा। 2 सुंदरियों के साथ, जिनमें से एक उम्र में बड़ी और एक उम्र में छोटी थी, शिवाय स्वर्गीय औषधि मंडप में पहुंचा। युवा स्वामी शिव। जैसे ही उन्होंने लंबी चौड़ी सीढ़ियों पर कदम रखा, उन्होंने 60 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति को आते हुए देखा। शिवाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से पास आए
और अत्यंत आदरपूर्ण स्वर में उन्हें पुकारा। उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे 4 अन्य लोग थे जो सभी उसके शिष्य थे, और यह देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। यह कोई और नहीं बल्कि मास्टर देवकीनंदन है, जो एक वास्तविक मध्य श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ हैं और वर्षा साम्राज्य के 2 महान रसायनज्ञों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से बस 1 कदम दूर हैं। देवकीनंदन के अनैच्छिक रूप से झुके हुए शरीर और चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली श्रद्धा को देखकर स्पष्ट था कि यह कोई दिखावा नहीं था, बल्कि दिल से निकली श्रद्धा थी। अगर शिवाय, वृषभान या भास्कर होते तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती। मार्शल आर्ट की तरह ही रसायन विद्या और मार्शल आर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सामने वाला तो बस एक नौजवान है, तो भला वो हैरान क्यों नहीं होंगे? यह भूत है, यह भूत है, उन्होंने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए कहा। तुम हो? शिवाय ने सामने वाले व्यक्ति को केवल उन रसायन शास्त्रियों में से एक के रूप में पहचाना जिन्होंने उस दिन उसकी रसायन विद्या की तकनीकों का अवलोकन किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कौन था। पाप! सब लोग दंग रह गए। देखो, मास्टर देवकीनंदन लगभग अपना चेहरा तुम्हारे जूतों से सटाकर खड़े हैं और तुम यह भी नहीं जानते कि मास्टर देवकीनंदन कौन है। यह सचमुच मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं देवकीनंदन हूं। मैंने कुछ समय पहले युवा स्वामी शिव को दवाइयां बनाते हुए देखा था और मुझे बहुत लाभ हुआ। हालांकि मैं युवा स्वामी शिव की तकनीक में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वे कब चले गए। मुझे बहुत खेद है और आशा है कि युवा स्वामी शिव मुझे क्षमा कर देंगे। युवा स्वामी शिव ने घबराते हुए कहा। हिस! सब लोग फिर चौंक गए। देवकीनंदन परिवार के मुखिया का शिवाय को विदा न करने के लिए माफी मांगना। आखिर यह लड़का कौन है? यह तो वाकई डरावना है। शिवाय मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। युवा स्वामी शिव, क्या आप आज फिर से दवाइयां बनाने आ रहे हैं? देवकीनंदन ने उत्सुकता से पूछा। उसे एक अजीब सा विश्वास था कि अगर वह शिवाय को कुछ और बार दवाइयां बनाते हुए देखेगा तो वह निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ बन जाएगा। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भाग लेने के लिए उत्सुक था। क्या यह बूढ़ा व्यक्ति भविष्यवाणी करने में माहिर है? शिवाय मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। हमें एक खास तरह की गोली को परिष्कृत करने की जरूरत है। कृपया, देवकीनंदन ने जल्दी से निवेदन किया। देवकीनंदन के आदरपूर्ण स्वागत के साथ शिवाय ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया। युवा स्वामी शिव! तारा आश्चर्य से भरी हुई तुरंत आगे आई। उसे अभी अभी कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था और अब उसे द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह शिवाय से दोबारा मिलने के लिए तरस रही थी। इसलिए वह पिछले कुछ दिनों से ऐसा कर रही थी और अंततः उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिससे अन्विका के होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। यह लड़का वाकई लोगों को प्रभावित करने में माहिर है। शिवाय ने तारा को बस सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर देवकीनंदन के साथ महल की 3री मंजिल पर चले गए। यह वह स्थान है जहां उच्च कोटि के रसायनज्ञ गोलियों का शोधन करते हैं और विश्राम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों की संख्या सीमित नहीं करेंगे। मैं गोलियां बनाऊंगा और आप सब देख सकते हैं। चलिए, प्रति व्यक्ति 1 मिलियन तायल चांदी से ही काम चला लेते हैं, शिवाय ने देवकीनंदन से कहा। छी! देवकीनंदन के चारों शिष्यों ने इसे फिर से थूक दिया। रसायन विद्या को देखने मात्र के लिए 10 लाख चांदी के सिक्के वसूलना? आप तो मुझे लूट रहे हैं। यहां तक कि अन्विका के होंठ भी फड़क उठे। महज एक नजर की कीमत 10 लाख तायल चांदी है। भले ही एक समय में केवल 10 लोग हों, एक दवा बनाने के सत्र से 10 मिलियन टाइल चांदी प्राप्त हो सकती है। 10 सत्रों में 100 मिलियन टाइल हो जाएंगे। 100 करोड़ दीक्षित परिवार एक बड़ा और शक्तिशाली परिवार है और उनकी मासिक आय निश्चित रूप से 100 मिलियन टाइल्स चांदी से अधिक है। लेकिन शुद्ध लाभ के मामले में यह निश्चित रूप से उतना नहीं है, बल्कि काफी कम है। एक व्यक्ति पूरे परिवार का मुकाबला कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाय को चंद्र परिवार की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने का इतना भरोसा था।
उसके लिए पैसा कमाना बहुत आसान था। लेकिन क्या देवकीनंदन सहमत होगा? सचमुच देवकीनंदन की आंखें चौड़ी हो गईं। आश्चर्य का भाव उनके चेहरे पर झलक रहा था। सिर्फ 1 मिलियन चांदी के सिक्के? मैं हूं। अन्विका और उसके 4 शिष्यों को ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाले हैं। देवकीनंदन को तो वास्तव में लगा कि 10 लाख तायल चांदी बहुत सस्ती है। बिल्कुल। शिवाय को कुछ और बार गोलियां बनाते हुए देखने से आपकी साधना का स्तर बढ़ेगा। लाखों चांदी के सिक्कों से भी बढ़कर इसका कोई मोल नहीं है। इसके अलावा एक बार जब आपका स्तर बढ़ जाएगा तो आप और भी उच्च श्रेणी की गोलियां बना सकेंगे, और हर उच्च श्रेणी के साथ गोलियों की कीमत तेजी से बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। यह कहा जा सकता है कि हर उच्च स्तरीय रसायनज्ञ बेहद धनी होता है। हालांकि उनमें से अधिकांश कंजूस नहीं होते और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग अपने रसायन विद्या कौशल को सुधारने में करते हैं। लेकिन एक बार जब वे गहन स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा कौन सा रसायनज्ञ है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं होती? 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। शिवाय को सोने चांदी की परवाह नहीं थी। ये तो बस सांसारिक वस्तुएं थीं। एक बार जब उसकी शक्ति खिलते फूल के स्तर तक पहुंच गई तो धन से वह साधना संसाधन नहीं खरीदे जा सकते थे जिनकी उसे आवश्यकता थी। उसे अपनी जरूरत की चीजें पाने के लिए वस्तु विनिमय करना पड़ता था। बेशक पैसे का अभी भी कुछ उपयोग है, अन्यथा शिवाय देखने का शुल्क नहीं मांगता। देवकीनंदन तुरंत लोगों को बुलाने के लिए गया और जल्द ही विभिन्न गहन स्तर के रसायनज्ञ एक के बाद एक आ गए। हालांकि पीले स्तर के रसायन शास्त्री बहुत कम थे, जिनमें प्रियांशी और हुमैरा जैसे कुछ ही लोग शामिल थे, और अंत में भास्कर। बूढ़े भास्कर, आप सही समय पर आए हैं। मुझे पैसे इकट्ठा करने में मदद कीजिए, शिवाय ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। इस बार देवकीनंदन के 4 शिष्य सचमुच बेहोश हो गए। वह वर्षा साम्राज्य के रसायन शास्त्र के 2 दिग्गजों में से एक भास्कर था, लेकिन शिवाय के मुंह में वह केवल बूढ़े भास्कर था। भास्कर ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। रसायन शास्त्र के उस्ताद की सेवा करना सम्मान की बात थी। आखिर यहां कौन सा रसायन शास्त्री ऐसा है जिसने शिष्य के रूप में शुरुआत नहीं की? उन्होंने सहायक के रूप में काफी काम किया था, इसलिए तिरस्कार की भावना के बजाय भीड़ ईर्ष्या से भर गई। किसी स्वामी की सेवा कर पाना यह वास्तव में सराहनीय है। प्रियांशी और ह्यूमेरा को छोड़कर बाकी सभी ने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उन्हें भुगतान से छूट दी गई थी। उच्च कोटि के रसायन शास्त्रियों के पास वाकई पैसों की कमी नहीं होती। आज मैं नींव निर्माण गोली को परिष्कृत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय गोली है। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ के रूप में प्रमाणित होना चाहता हूं। शिवाय ने एक तीर से 2 निशाने साधते हुए कहा, नींव निर्माण गोली। जब शिवाय ने नींव निर्माण गोली का जिक्र किया तो सभी लोग चौंक गए। उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय गोलियां कई प्रकार की होती हैं और इन्हें बनाने की कठिनाई में बहुत अंतर होता है। इन्हें सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: सरल, कठिन, अत्यंत कठिन और लगभग असंभव। लगभग असंभव कही जाने वाली गोलियां वास्तव में पृथ्वी स्तरीय गोलियों के समान होती हैं। ऐसी गोली बनाने में सक्षम होने का अर्थ है कि व्यक्ति निश्चित रूप से पृथ्वी स्तरीय तक पहुंच सकता है। नींव निर्माण गोलियां को परिष्कृत करना लगभग असंभव है। इस प्रकार की गोली आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों को नींव बनाने और दिव्य मंच स्थापना की तैयारी में मदद कर सकती है, जिससे यह सबसे दुर्लभ सफलता दिलाने वाली गोलियों में से एक बन जाती है। इसके निर्माण में कठिनाई और इसकी प्रभावशीलता नींव निर्माण गोली को लगभग पृथ्वी स्तरीय गोली बनाती है। मार्शल आर्टिस्टों के लिए 3 प्रकार की गोलियां सबसे मूल्यवान होती हैं। पहली, साधना बढ़ाने वाली; दूसरी, मार्शल मार्ग को समझने में सहायक; और तीसरी, साधना की बाधाओं को पार करने में सहायक। हालांकि यदि हम इन तीनों प्रकार की गोलियों को और अधिक क्रमबद्ध करें तो क्रम उलट जाएगा। साधना की बाधाओं को पार करने वाली गोलियां सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ होंगी।